स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास 1740 से 1947 तक। अगर हम बात करें, हिस्ट्री में आपके दो पेपर होते हैं, एक पेपर 50 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपके दो पेपर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 पर बात करेंगे और पेपर नंबर 1 में भी क्या देखेंगे, 2022 में आखिर आपसे किस तरीके से पेपर पूछा जा सकता है। मैं आपको मॉडल पेपर कराने वाला हूं और जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं ना, 100 क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे कम से कम 20 क्वेश्चन लगभग इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको 100 में से 20 क्वेश्चन एक ही वीडियो से देखने को मिल जाए तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें कि आखिर पेपर का कोड क्या है, तो पेपर का कोड आप नोट कर लीजिए। इस पेपर का कोड है 416, 416 इसका कोड है। आप कोड को ज़रूर मैच कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में डिक्टो देखने को मिल जाएगा आपको, मतलब एक एक चीज़ सेम रहती है एग्ज़ाम में। बात करता है 1935 के अधिनियम का उद्देश्य था तो संघीय ढांचे की व्यवस्था करना, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव। तो इन जो तीनों कथन है ना, एकदम सत्य बात है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड लिनलिथगो, वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया। तो ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। 8 अगस्त 1940, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री में आप 100 में से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करें, और 90 प्लस मार्क्स ऐसे ही नहीं स्कोर किए जा सकते हैं क्योंकि पेपर एमसीक्यू होता है। वो किस लिए, सबसे पहले अगर आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, मैंने आपको हिस्ट्री में 20-20 मिनट के 4 पार्ट कराए हैं और ये जो 20-20 मिनट के 4 पार्ट है ना, इन 4 पार्ट में मैंने लगभग एक एक वीडियो में 100 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को कवर कराने की पूरी कोशिश की है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको इन 4 पार्ट में कराए हैं। सबसे पहले आप इन 4 पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, मॉडल पेपर करेंगे। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले आप कर ही चुके होंगे, तो एग्ज़ाम जब आप करने जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप ठीक करके आएंगे। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं ना, आप डेफिनेटली हिस्ट्री में लगभग 95 से 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आता है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए जो मैंने 4 पार्ट कराया ना, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। पेपर में 1-2 बार आप देख लेंगे ना, एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका वीडियोस का लिंक है, उनको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बात करता है खिलाफत आंदोलन का स्वरूप था। जो खिलाफत आंदोलन था ना, इसका जो स्वरूप था वो धार्मिक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो कैबिनेट मिशन योजना के समय ना एटली थे प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी को आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने वाला वायसरॉय कौन था। तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था भारत में। उसके बाद किसका नाम आता है, महात्मा गांधी जी का, जो स्थानीय स्वशासन पर बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6, 1935 के अधिनियम के विषय में किसने कहा, यह अधिनियम एक ऐसी मोटर के समान है जिसमें अवरोध तो सब उपस्थित है किंतु इंजन ही नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था और इम्पोर्टेंट कथन है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 1931 में हुआ था भैया, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद 8 क्वेश्चन, भारत आने वाले
निम्नलिखित वॉइसरॉय का सही क्रम आपको बताना है इसमें। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले कौन आए थे इसमें, लॉर्ड कर्जन आए थे 4th नंबर। उसके बाद लॉर्ड मिंटो, देन हार्डिंग, देन लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें इस स्लाइड का, ताकि एक बार आप खुद से भी अटैम्प्ट करेंगे ना तो आपको ये माइंड में अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद 9, मुस्लिम लीग ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया था भैया। उसके बाद 10, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो वेवल नहीं थे, बाकी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो काला दिवस के रूप में मनाया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया था, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 13, समाचार पत्र तहजीब उल अखलाक के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भैया 1911 में बनाया गया था दिल्ली को राजधानी। उसके बाद साम्राज्ञी दरबार का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 1935 के प्रस्तावित संघ में देसी रियासतों को शामिल होना था, तो इच्छा पर निर्भर करता था। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या काम किए थे? अगर आपने 4 पार्ट को अच्छे से देखा होगा ना, मैंने सभी के बारे में अच्छे से बात की है। चाहे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, डलहौजी हो, सभी के कार्यों पर हमने अच्छे से बात की है। और यहाँ तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं विलियम बेंटिक से, मैंने 10 से 15 क्वेश्चन कराए हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बातें हमने कर रखी है। 20-20 मिनट के पार्ट है, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या काम किए थे, तो उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है सती प्रथा का उन्मूलन। तो दोनों एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत, ये भी इनके द्वारा। नेक्स्ट, अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा, तो तीनों बातें तो एकदम सही है। दस्तक प्रथा का अंत इनके द्वारा नहीं किया गया था। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का आधार किस वर्ष बनाया गया? तो 1835 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है इसमें 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो ये जो वुड डिस्पैच है ना, इसको आप शिक्षा से जोड़कर याद कर लीजिए। ये शिक्षा नीति से संबंध है, वुड डिस्पैच। और सन भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये जो वुड डिस्पैच है ना, ये कौन से सन में हुआ था? तो कौन से सन में आया था वुड डिस्पैच? 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें 21, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी 1908 में। और कहाँ पर? अलीपुर सेंट्रल जेल में। उसके बाद इसमें आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो कब हुआ था भैया? 1931 में हुआ था, और सितंबर महीने में। उसके बाद आता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे, तो किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम को आप अब्दुल कलाम आज़ाद से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउंट बैटन योजना कब लागू की गई? तो ये तो आपको पता ही होगा, 28 जून 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाता है, 13 अप्रैल 1919 में। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो उसका सन भी 1919 है। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट इसमें 26, किस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो मतलब इस
असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया था गांधी जी ने? जब चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था ना, ए ऑप्शन, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था इन्होंने। उसके बाद इसमें आता है 27, घटनाओं को सही कालक्रम में लगाइए। तो चलिए बता देते हैं इसमें सबसे पहले आ जाएगा क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में हुआ था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आएगा इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि कब हुआ था? अगस्त 1942 में हुआ था। तो मार्च में क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था 1942 में ही। उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद आएगा इसमें विबल योजना, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। तो ये तो आपको क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है पेपर में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें 28, जलियांवाला बाग दुर्घटना के बाद किस कवि ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने अपनी उपाधि जो दी गई थी ना अंग्रेजों द्वारा, उसका त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना अंत में घटित हुई? तो चलिए आपको चारों घटनाएं पढ़ लेनी है और देखना है सबसे बाद में क्या हुआ था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता है ना, ये तो सबसे बाद में मिली थी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसमें 30, यह टूटने वाले बैंक पर उत्तर तिथिक चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव पर यह वक्तव्य किसने दिया? तो गांधी जी का यह कथन था। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब करा रहा था ना 4 पार्ट में, उनमें भी ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और जब आप पेपर देखेंगे ना, जितने भी मैंने लगभग आपको 500 क्वेश्चन करा दिए हैं एग्ज़ाम से पहले, इन्हीं 500 में से लगभग 80 प्लस क्वेश्चन इन्हीं 500 में से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें आता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो सारे क्वेश्चन कराए हैं, अल्बुकर्क था। नेक्स्ट है इसमें फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो भैया सूरत में किया था फ्रांसीसियों ने। 33, पुर्तगालियों का प्रधान व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? गोवा में था। नेक्स्ट है इसमें प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट है अलवर्दी खां किसके प्रांत का नवाब था? तो बंगाल का थे ये भी। तो ये दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं, सिराजुद्दौला और अलवर्दी खां। दोनों कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। उसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने की थी। नेक्स्ट है इसमें घसीटी बेगम किसकी पुत्री थी? अलवर्दी खान की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज सेनापति ने किया? तो मेजर मुनरो ने किया था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी बतानी है आपको, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्यम, मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो मई 1765 में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में। उसके बाद साल भाई की संधि के अनुसार सालसेट अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया। सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की संपूर्ण भूमि पुनः प्राप्त हो गई थी। साल भाई की संधि के अनुसार तीनों कथन एकदम सत्य हैं, इनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1776 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 43, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया। तो 1756 ईस्वी में किया था। उसके बाद मंगलोर की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मंगलोर की संधि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 बार आप अच्छे से इनको पढ़ लेंगे ना, सारे आपको याद भी हो जाएंगे। उसके बाद 45, हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? तो डिंडीगल में किया था इन्होंने। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। उसके बाद 47, मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ किसकी सहायता प्राप्त की? अवध के नवाब। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 48, लाल कोठरी की घटना का एक तरफा विवरण किस अंग्रेज ने प्रदान किया? तो हॉलवेल ने।
सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किसको बंगाल में 2 बार नवाब बनाया? तो मीर जाफ़र को बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति किस कार्य हेतु की गई थी? तो जो ठग थे ना इंडिया में, उनका दमन करने के लिए की गई थी। उसके बाद 51 प्रथम रेलवे लाइन किन 2 स्थानों के बीच में बिछाई गई थी? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आपको देखने को मिलता है। मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई थी और जो इसकी लंबाई थी वो थी लगभग 34 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लग रही हो। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स है ना वो और भी अच्छे से अच्छे आएँ। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एग्ज़ाम से पहले कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 इसमें बात करता है बेंटिक ने किन भारतीय राज्यों के प्रति सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई? इस क्वेश्चन को तो आप स्टार कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। मैसूर व कुर्ग, इन 2 स्थानों को आप याद कर लीजिए। 2 राज्यों के प्रति बेंटिक ने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। उसके बाद 53 किस प्रांत की रेतवाड़ी भूव्यवस्था का संबंध थॉमस मुनरो से है? तो मद्रास इसका आंसर होगा। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी को भारतीयों पर विश्वास नहीं था, इसलिए सेना में किसे भर्ती करने का प्रोत्साहन दिया गया? तो इन्होंने अफगानियों को भर्ती किया था भारतीयों की जगह। क्वेश्चन नंबर 55 बात करता है भारत सचिव पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा थी ना वो दी थी बेंजामिन डिज़रेली। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा गया है कई बार। रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का क्या नाम था? तो हीरोज था। नेक्स्ट है 58 कंपनी ने रिंग फेंस की नीति का अवलंब कब से कब तक किया? तो 1757 से 1813 ईस्वी तक। सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट है किसको विलियम बेंटिक द्वारा शिक्षा व्यवस्था के लिए बनी समिति का सभापति नियुक्त किया गया? तो मैकाले को बनाया गया था। ये तो आपको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 59। आप इन जितनी भी स्लाइड है ना इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में और ज़्यादा अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियोस की स्पीड कम लग रही होगी ना तो आप सेटिंग में जाइएगा, प्लेबैक स्पीड को 1.5 कर लीजिएगा, या जब आप रिवीजन करें ना इस वीडियो को दोबारा देखें तो वीडियो की जो स्पीड है ना उसको बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आप सारी वीडियोस को एक बार एग्ज़ाम से पहले अच्छे से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 बात करता है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना था इसका उद्देश्य। उसके बाद बेसिन की संधि एक शून्य की संधि थी, यह कथन किसका है? तो ऑथर वेलेस्ली का यह कथन है। 62 भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। तो इसको आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर सही कर देना, सही आंसर को पिनअप। मैं उस क्वेश्चन को पिनअप कर दूंगा उस आंसर को, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं ना उनको भी हेल्प मिल जाएगी और मुझे भी करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 63 1905 से 1919 तक के समय को जाना जाता है? तो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 64 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी बोस को बनाया गया था 1907 के सूरत स्प्लिट। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो सूरत स्प्लिट था ना
ये कांग्रेस था ना, दो भाग में डिवाइड हो गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आता है 65, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था इंडिया हाउस की स्थापना। उसके बाद इसमें आएगा 66, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड मिंटो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग की कार पर बम किस क्रांतिकारी ने फेंका? तो रासबिहारी बोस द्वारा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो जिन्ना ने नहीं लिया था। उसके बाद दिसंबर 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट सेशन था, दादा भाई नेरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद 70, एनी बेसेंट का संबंध किससे है? तो होम रूल आंदोलन से है। उसके बाद अली बंधुओं का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन से है। 72, निम्नलिखित में से सही युग्म को अंकित कीजिए, मतलब इंगित करना है, मतलब बताना है। तो कौन सा सही युग्म है इसमें? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, तो ये एकदम इसमें करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है इसमें। उसके बाद 73, 1904 ईस्वी में नासिक में वीडी सावरकर द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी वीडी सावरकर द्वारा। नेक्स्ट है 74, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इधर से ख से ही आप याद कर लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में हुए लखनऊ समझौते में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना, इसका आंसर हो जाएगा 76। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गरमपंथी नेता कौन थे? तो बाल लाल पाल आपको बताया था मैंने, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल इसमें दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 77, पीसी इल्बर्ट कौन थे? तो वॉइसरॉय की परिषद के विधि सदस्य थे, कौन? पीसी इल्बर्ट। 78 इम्पोर्टेंट है, कथन है, और किसका है? मेरे ऊपर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील प्रमाणित होगा। तो किसका कथन है? लाला लाजपत राय का यह कथन है, कई बार पूछा गया है पेपर में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 79, 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने वेवल योजना पर विचार करने के लिए सम्मेलन कहाँ बुलाया? तो शिमला में बुलाया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 80, क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं का संबंध है, तो कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। 81, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1865 ईस्वी में। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1882 से 1883 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट बताना है इसमें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है इसमें मैच द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स जितने भी मैच द फॉलोइंग के होते हैं। इसमें एक तरफ नारे दिए गए हैं, दूसरी तरफ बताना है यह नारा किसका है। तो सबसे फेमस तो आपको पता ही होगा, करो या मरो, गांधी जी के द्वारा। उसके बाद जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। उसके बाद वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट बचता है जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इसमें 85 जो बात करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता, मतलब महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को भारतीय प्रशासनिक सेवा से निष्कासित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को किया गया था, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया? तो कौन से सेशन में किया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय
मुग़ल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र थे। उसके बाद 89, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, इस साल भी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य को कब शामिल किया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 बताना है, इसमें कौन सा अक्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था। उसके बाद 93, भारतीय इतिहासकारों ने किस रिपोर्ट को वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट बताया? तो नेहरू रिपोर्ट को बताया है। ये क्वेश्चन स्टार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 94, भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वप्रमुख कारण कौन था? तो कौन सा कारण था? तुर्की की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। ए ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 में किया गया था। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1902 में हुई थी। उसके बाद 97, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? स्टार कर लीजिए, लॉर्ड रेडिंग थे। फ्रेंड्स, पहले पूछा जाता था कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट कैसे बनाया जा सकता है, उसको मुश्किल ऐसे ही किया जा सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो आपको याद कर लेना है। 98, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद 99, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना कब की गई? तो सितंबर 1919 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जिसमें स्वराज पार्टी है ना, इसका संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो 2 लीडर को आपको याद कर लेना है। उसके बाद 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत मुख्यतः क्या बातें रखी गई? तो अधिराज्य की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना और रियासतों को पृथक रहने का अधिकार। तो तीनों बातें एकदम सही हैं क्रिप्स योजना के अंतर्गत। अभी आपको वीडियो में कम से कम 1 मिनट और बने रहना है। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अगर आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप 4 पार्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप सिलेबस को अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए। नेक्स्ट, हमने मॉडल पेपर भी करा दिया है, आप मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप ये सारे पार्ट देख लेंगे ना, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाएगा आपके माइंड में भी, और सिलेबस को तो आप अच्छे से कंप्लीट कर ही लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।